अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है मार्च 2024 तक। वो तभी मुमकिन होगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को लेकर और साइफर केस और जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत का एक तारीखी फैसला, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। टीवी चैनल्स को मॉनिटर कर रहा था और इस केस को हवाले से लेकर ज़ाहिर बात है हमने एक जजमेंट जो है उसको आने तक हमने एक सब्र करना होता है, इंतज़ार करना होता है, उसके बाद अपनी हम राय ज़रूर देते हैं। तो मुझे 3 शख्सियात की बड़ी याद आ रही थी। एक थे मौलवी मुश्ताक अहमद, आप को जुडिशरी की तारीख में बड़े ही ज़बरदस्त किरदार रहे हैं। और उसके बाद सैफुर रहमान कमीशन आपको ज़रूर याद होगा। और मौलवी तमीज़ुद्दीन, जज मौलवी तमीज़ुद्दीन, ये वो 3 शख्सियात थी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद सता रही थी और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि काश इनकी रूहें आज भी ज़िंदा हैं और इनकी रूहें कभी भी वो हमेशा की तरह ख़त्म नहीं होती। और मौलवी मुश्ताक, सैफुर रहमान और उसके बाद जज तमीज़ुद्दीन की रूहें पाकिस्तान की जुडिशरी में अब भी ज़िंदा हैं। आज जिस तरह का कंट्रोवर्शियल और जिस तरह का एक गैर मयारी किस्म का फ़ैसला सुनाया गया साइफ़र केस के हवाले से, और साइफ़र केस में 10-10 साल की सज़ा जो है वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सुनाई गई है। इससे बड़ी जुडिशरी की कोई मजाक नहीं हो सकती। ये भी तलख़ हकीकत है कि पाकिस्तान में जुडिशरी हमेशा से एक ख़ास किरदार के साथ पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा रही है। इस चीज़ से हम कभी इनकार नहीं कर सकते। आपको मौलवी मुश्ताक क्यों याद आता है या मुझे मौलवी मुश्ताक क्यों याद? वो भुट्टो साहब के केस में अहम जो जज थे और भुट्टो साहब के केस में जो फांसी सुनाने वाले जज थे वो मौलवी मुश्ताक थे। उसके अलावा सैफुर रहमान कमीशन और एक ख़ास शख्सियत का उसको फ़ोन करना और उसको बताना कि इस पॉलिटिकल लीडर को इतनी कल सज़ा आपने सुनानी है और ये करना। वो उसकी गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, आप इंटरनेट पर जाके आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कहीं भी दूर नहीं है। तो वो ये कह रहा है ये ज़रा ज़्यादती हो जाएगी, ये नहीं तो मैं ज़रा इसके हवाले से ये कंपनसेट करके ये इसको सज़ा सुना दूंगा। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के हालात है। फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन माशाअल्लाह ऐसे चमकते दमकते किरदार पाकिस्तान की तारीख में जिसके देख कर लिटरली तौर पर हम जैसे जो लेमैन हैं, हम जैसे जो आम आदमी हैं, उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान की जुडिशरी में ख़ास तौर पर जो आला ऐवान होते हैं इंसाफ़ों के, जहाँ इंसाफ जो है मुहैया किया जाता है, आम साइल जो है वो बनकर फरियादी बैठता है उनकी दहलीज पर और वहाँ से जो है वो इंसाफ की भीख तलब करता है। इसी तरह से आज इमरान खान और जज अबुल हसनात के दरमियान हमेशा की तरह इससे पहले भी 1-2 दफ़ा जो है तलख़ कलामी हो चुकी है। आज मज़ीद जो है वो तलख़ कलामी रिपोर्ट की गई और वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उसके हवाले से भी उनने काफ़ी रिपोर्ट की ये चीज़ें कि उनकी आपस में तलख़ कलामी हुई है। बहरहाल ये सारा मामला और सारा ये जो ड्रामा और ये सारे केसेस और उसके बाद फैसले और गवाहियाँ ये क्यों रचाया जाए, इसका एक तारीखी पर्सपेक्टिव है। आपको अगर याद होगा कि 16 महीने पहले एक हुकूमत को हटाया गया एक नो कॉन्फिडेंस मूव के थ्रू और उसके बाद एक दूसरी हुकूमत लाई गई, उसने केसेस और बाकी चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी और टाइम गुफ्तगू तफसील से ज़रूर करेंगे, लेकिन ये एक पूरी कड़ी से कड़ी मिलती है। पहले एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया, पार्टी को तोड़ो, पार्टी में से 2 पार्टियां और निकालो, फिर उसके सियासी लीडरान को वफादारियां तब्दील करवाओ, उनकी जो सो कॉल्ड सीजनल बर्ड्स थे उनको ले लो, वापस ले लो। उसके बाद पार्टी का मंशूर, पार्टी का जो है सिंबल, फिर पार्टी चेयरमैनशिप से, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि क्या ये तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद जो रूट्स एक तहरीक इंसाफ के अवाम में है या इमरान खान की जो पॉपुलरिटी वेव है, क्या ये कम हुई है? क्या अवाम ने डिसोन कर लिया है तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, साबिका चेयरमैन, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब, उसके हवाले से कोई उनमें कोई फ़र्क आया है? तो ऐसा नहीं हुआ है। ये तमाम तर करने के बाद अब ये क्या है, क्योंकि अभी कोई 1.5 हफ्ता भी नहीं रहा है जनरल इलेक्शंस 2024 के हवाले से, ज़ाहिर बात है इस इलेक्टोरल प्रोसेस से एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रखना है, ये तो अंडरस्टूड है। ये किसी आम आदमी से भी पूछ ले तो वो भी आपको इतना तज्जिया करके आपको ज़रूर बताएगा
اگر تجزیہ نہ بھی کرے تو وہ آپ کو اشاروں کنایوں میں ضرور بتا دے گا کہ یہ اصل میں کہانی کیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس کیس کو حوالے سے لے کر ظاہر بات ہے ابھی تھوڑا سا جوڈیشری اور باقی معاملات جو ہے الیکشنز تک بزی ہو جائیں گے، یہ اپیل جائے گی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ میں، تب تک یہ الیکشنز جو ہیں وہ گزر جائیں گے، اور یہ سارا پروسیس اور اگلی جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اور جس نوعیت کی ہوگی، یہ علیحدہ بات ہے، وہ کون ہوگی وہ ابھی بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی سے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن ہم ذرا اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، کچھ ظاہر باتیں مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، تو اس حوالے سے یہ تمام تر معاملات۔ اس کے بعد اپیل ہوگی، اپیل کے بعد وہ اپیل خارج ہوگی، پھر دوسری کورٹ پہ جائے گی، وہاں سے اپیل بحال ہوگی، یہ فیصلے تب تک 1-1.5 سال جو ہے کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، تب تک ایک تھوڑی سی ہوا کا رخ بھی تبدیل ہو چکا ہوگا اور ماحول ذرا اور ہوگا، تو یہ 1-1.5 سال کے بعد دوبارہ اس حکومت کو بھی ہمیشہ کی طرح ڈیزالو کر دیا جائے گا، اور کسی نہ کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومتیں جو بنتی ہیں یہ ڈیزالو ہوں، یہ اپنا ٹینیور جو 5 سالہ جمہوری دور ہے وہ پورا کرے، چاہے ان کا اچھا رہے یا بدتر ہے، اکاؤنٹیبل عوام کے پاس جا کر اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے، نہ کہ کسی شخصیات کے پاس یا کسی مخصوص ایک نظریے میں وہ اکاؤنٹیبل قرار پائیں، تو اس چیز کے ہم ذرا خلاف ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی سیاسی عدم استحکام اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا سب سے بڑا جو حصہ ہے اور سب سے بڑا جو تاریخی طور پر حصہ جاتا ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کو جا رہا ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری کے جو کردار رہے ہیں پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کو لے کر، یہ انسانی عام جو سوچ ہے اس سے بالا